मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कौटिल्यम एकेडमी। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा साइंस की जो सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, बाद में डिकम्पोजिशंस में कितने पार्ट्स आते हैं, जैसे कि थर्मोलाइटिक है, फोटोलाइटिक है, उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, बाद में रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जो हम ये टॉपिक्स करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है नो डाउट, बट आपके एग्ज़ाम व्यू से जो है वो आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वहाँ पे आप गेन जो है वो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, एक ही मिनट, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? मैंने आपको जो हमारा पहला जो हमारा सेशन था, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था दैट A + B इज़ इक्वल टू AB, राइट? मतलब अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब कि आपको A की भी ज़रूरत है, B की भी ज़रूरत है। जब A और B ये रिएक्ट करेंगे, दैट इज़ अ रिएक्टेंट, तब जाके ये क्या बनेगा, AB बनेगा। व्हाट इज़ AB? AB इज़ नोन एज अ प्रोडक्ट, राइट? तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बट जैसे ही मैंने ये AB को तोड़ा, if I will just break this AB into the two parts, then what I will get? Can anyone please tell me that if I will break the AB, then I will get A plus B. And what is A plus B? A plus B is known as A B। जब मैं उसको तोड़ूंगी, या उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे व्हेन आई विल जस्ट डिकम्पोज। और ये डिकम्पोज कोई भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। जब आप ए बी को व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द ए बी इनटू द टू रिएक्टेंट्स, दैट इज़ A plus B, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया आपको? एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये ए बी क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कि H2O, तो H2O को जब मैं उसको डिकम्पोज करूँगी तो ये H2O क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। व्हेन आई विल जस्ट ब्रेक इट डाउन तो ये क्या बन जाएगा, H2 + O2। इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया, ठीक है? सो ये जो आपको ये जो डिकम्पोजिशन जो देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं। समझ में आ गया? अनदर पॉइंट, डिकम्पोजिशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोलाइटिक और दूसरा होता है फोटोलाइटिक। अगर मैं बात करूँ थर्मोलाइटिक की, जहाँ पे अगर आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको हीट चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोलाइटिक। थर्मोलाइटिक का मतलब होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो जब भी आपको हीट चाहिए, आपको थर्मल एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक रिएक्शन, राइट? बट व्हेन इट रिक्वायर्स द लाइट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक कहते हैं, या हम उसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम थर्मोलाइसिस होता है, ये याद रख लेना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा आगे जाके। और ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये याद रखना, जहाँ पे हीट मतलब कि थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, एंड जहाँ पे लाइट एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट होती है उसको फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस जो है वो कहा जाता है। आप यहाँ पे जो है वो स्लाइड में देख सकते हैं थर्मोलाइटिक में, कि थर्मोलाइटिक में क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो यहाँ पे जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो टेस्ट ट्यूब में है, उसको ऐड किया है और उसको जो है वो बर्न किया जा रहा है। जैसे ही उसको जैसे ही उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बर्न हम करेंगे, व्हाट वी विल गेट, दैट ऑक्सीजन इज़ रिलीजिंग आउट इन द एटमॉस्फियर,
और ये जो मर्क्यूरी है वो हमें अलग मिल गया है। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने हीट एनर्जी जो है उसका हमने यूज़ किया है, हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द कैंडल, तो इसीलिए उसको थर्मोलाइटिक रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। बट व्हेन वी यूज़ द लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि H2O2 है, तो H2O2 में से जैसे ही उसको वहाँ पे सन का लाइट एनर्जी उसको मिल गया, तो व्हाट हैड हैपेंड दैट ऑक्सीजन जो है वो इवापरेट हो गया इनटू द एटमॉस्फियर, और बचा क्या, H2O विच इज़ वाटर। तो H2O2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप सन के फॉर्म में उसको डिकम्पोज करोगे, सन के फॉर्म का मतलब होता है लाइट के फॉर्म में जब आप उसको डिकम्पोज करोगे तो वहाँ पे फोटोलाइसिस होता है, और वहाँ पे जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो वाटर बन जाता है, और ऑक्सीजन जो बाकी का जो ऑक्सीजन होता है, द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इट गोज़ इनटू द सराउंडिंग। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारे टीचर हमारे क्लास में वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से हमको पढ़ाते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन यूज़ दिस पेन। ओके, द कलर इज़ चूजन। सो नाउ सी, हमारे जो टीचर थे वो हमको ये रिएक्शंस के बारे में जो है वो समझाते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल CuSO4 जो है, मतलब कि कॉपर सल्फेट जिसका नाम है, केमिकल नाम है CuSO4, मतलब कॉपर और SO4 मतलब सल्फेट, ये दोनों जो है वो दोस्त है। क्लियर, ये साथ में पढ़ते हैं, साथ में स्कूल आते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं। बट एक दिन क्या हो जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है विच इज़ जिंक। तो ये जिंक की जैसे ही एंट्री होती है तो क्या हो जाता है, जिंक जो है वो किसका फ्रेंड हो जाता है, सल्फेट का। तो ये बन जाता है ZnSO4, दैट इज़ जिंक सल्फेट। और हमारा ये जो बेचारा जो कॉपर है उसको हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिएक्शन, मतलब कि जो कॉपर जो था, राइट, यहाँ पे जो कॉपर था उसकी जगह जो है, ये कॉपर जो था जो एक टाइम पर सल्फेट के साथ, सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, वो बाद में क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। इट इज़ एन सिंगल प्रोडक्ट, वो अकेला प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। और जो जिंक जो पहले एक सिंगल रिएक्टेंट था वो सल्फेट के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है ZnSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अदला बदली डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने कभी देखा होगा कि आपके क्लास में भी आप 2 फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, फिर मैडम जो है उस एक फ्रेंड को अलग बिठा देती है और उसको दूसरे एक फ्रेंड के साथ बैठा देती है। तो जो बेचारा जो A था वो हमेशा अकेला रह जाता है, या फिर उसको दूसरे के साथ जो है वो बेंच पे बैठना पड़ता है। तो जब हम जगह को डिस्प्लेस करते हैं, राइट, मतलब डिस्प्लेस करना मतलब अदला बदली करना, जगह को बदल देना, तो वैसे ही हमारा रिएक्शन भी वैसा ही है। जब हम रिएक्टेंट्स की जगह बदल देते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स की जो जगह है वो भी अलग ही जो है वो देखने को मिलती है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो नाउ व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है बाय द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड और एलिमेंट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि जो जिंक था, राइट, वो किसके साथ डिस्प्लेस हो जाता है, जिंक सल्फेट के साथ। और जो कॉपर सल्फेट था वो क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। तो ये हमेशा ये आपको याद रखना होगा। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको लगेगा कि मैम इतने सारे रिएक्शंस हैं, हम कैसे याद रखें। तो वाई टू वरी व्हेन आई एम हियर। सो आप क्या कर सकते हो, हमेशा एक बात याद रखना, ये जो फर्स्ट होता है और लास्ट होता है वो हमेशा साथ होता है, और ये जो बीच का जो होता है ना वो हमेशा अकेला ही रहता है। ये आप मेरी ट्रिक जो है वो याद रख सकते हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट कौन है, जिंक और सल्फेट, तो वो हमेशा साथ में होंगे, और ये जो बेचारा कॉपर है ना वो अकेला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर है,
कॉपर जब ये AgNO3 का मतलब क्या होता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर क्या बन जाएगा, मैंने आपको पहले अभी बोला था कि फर्स्ट और लास्ट हमेशा साथ में रहते हैं। और आप देखो यहाँ पे 2AgNO3, उसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 है वो Ag के साथ लगेगा, मतलब ये 2Ag हो जाएगा, प्लस ये NO3 जो है उसके साथ ये 2 लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जो 2 है वो इसके साथ भी जो है वो रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो Ag का नंबर 2 है और NO3 जो है उसका भी नंबर 2 है, दोनों 2 जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स। तो जब कॉपर वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। और ये जो हमारा जो बेचारा जो ये Ag है, सिल्वर है, राइट, वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, वो अकेला डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो लास्ट में आ जाते हैं। हमेशा याद रखना फर्स्ट और, रुको मैं कलर बदल देती हूँ, याद रखना ये फर्स्ट और ये लास्ट हमेशा साथ में होंगे, और जो ये बीच का जो आपको ये कॉपर देखने को मिल रहा है वो हमेशा लास्ट में होगा सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये याद रखना। इससे क्या होगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपको वो देंगे कि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करे तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइम आप आसानी से जो है वो कर सकते हो कि अच्छा मैम ने तो बोला था फर्स्ट और लास्ट, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और ये जो Ag है वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी उसी का उल्टा जो है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको वो फ्रेंड्स के फॉर्म में ही देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड थे, एक था चंगू और मंगू, राइट, CM, और दूसरा फ्रेंड था पोपट और मनसुख। ठीक है, तो CM और PM। तो अभी ये चंगू और मंगू दोनों दोस्त थे और ये पोपट और मनसुख ये दोनों दोस्त थे। ठीक है, बट क्या होता है कि इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ एक्सचेंज हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये जो चंगू जो था, राइट, वो किसका दोस्त बन जाता है, ये चंगू बन जाता है दोस्त मनसुख का। ठीक है, और ये जो मंगू है, राइट, ये मंगू किसका दोस्त बन जाता है, आप मुझे बता सकेंगे, ये मंगू दोस्त बनेगा पोपट का, मतलब CM और MP। आप इस फॉर्म से याद रख सकते हो कि ये फर्स्ट और ये लास्ट हमेशा साथ में होते हैं। फर्स्ट और लास्ट हमेशा आपको याद रखना है कि पहले रिएक्टेंट जो है, पहला जो हमारा रिएक्टेंट उसका फर्स्ट और सेकंड रिएक्टेंट है उसका लास्ट, वो हमेशा दोनों साथ में रहेंगे, और बाकी के जो ये M और P है वो हमेशा साथ में रहेंगे दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको उसका एक एग्जांपल जो है वो समझाना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल AgNO3, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो भी मैं आपको समझाऊँगी, AgNO3 प्लस KCl। तो AgNO3 का मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये एक्वियस का मतलब ये होता है कि उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, एक्वियस है, राइट, उसका मतलब ये होता है। तो AgNO3 प्लस KCl का मतलब क्या होता है कि ये जो Ag फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों क्या होंगे, साथ में रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा AgCl। क्या बन जाएगा, AgCl। अभी ये बचा कौन है, K और NO3, तो ये बन जाएगा KNO3। समझ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट, बाद में थर्ड और सेकंड, आप ऐसे फॉर्म में याद रख सकते हो। तो आप देखो, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो आप कि जो Ag मतलब कि जो सिल्वर जो नाइट्रेट के साथ था वो भी क्लोरीन के साथ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पोटेशियम जो था वो क्लोरीन के साथ था, वो भी किसके साथ है, नाइट्रेट के साथ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि पूरा जो है वो लिक्विड होमोजीनियस नहीं, आपको कुछ वहाँ पे जो है एक एक्यूमुलेशन जो है वो
क्रिस्टल्स के देखने को मिलते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होंगे और KNO3 जो है वो एक्वियस के फॉर्म में होंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही यही है कि जब आपको एक एक्सचेंज देखने को मिलता है आयंस के बीच में, राइट, तो जब आपको ये दोनों के बीच में जो आयंस का जो एक्सचेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है, AgNO3 जो है वो बन जाता है AgCl और KCl क्या बन जाता है KNO3। तो इसकी वजह से मतलब आप देख रहे हो ना, एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हमने पहले क्या देखा था कि एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसीलिए हम उसको खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहे थे। बट अभी यहाँ पे जस्ट बिकॉज दो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है जो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, मैंने अभी बोला ना, एक होमोजीनियस नहीं होता वो। तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो कब मिलता है, जब दो सॉल्यूशंस जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे AgCl जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इजी है। रिडॉक्स रिएक्शन का हमेशा याद रखना, अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडॉक्स का मतलब होता है RE, रिडॉक्स, ओके, RED और OX। तो यहाँ पे इसका मतलब RED मतलब क्या है, रिडक्शन, मतलब कम होना, और ये OX का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऐड होना। समझ में आया आपको? जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन कम हो जाता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो ही गैसेस देखने को मिलेगा, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है occurs when the oxidation state of the substrate changes। तो एक का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके ये रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या बोला जाता है, ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब वो उसका आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का बढ़ता है, कोई केमिकल का या कोई एटम का, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बढ़ रहा है। हमेशा याद रखिए, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, ये याद रखना। तो इसीलिए उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। बट अगर वही चीज़ अगर उल्टा हो जाए, क्लियर, अगर वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे उल्टा देखने को मिले, उल्टा इन शॉर्ट ऑफ, एक ही मिनट, ओके, तो इन शॉर्ट ऑफ क्या, ये क्या हो रहा है, तो अगर उल्टा आपको देखने को मिला तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो है वो हाइड्रोजन, अगर उसका आपको वहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिलता है और ऑक्सीजन की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन कर रहे हैं, तो डिक्रीज़, और ऑक्सीडेशन का अगर डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे रिडक्शन। और ये जब दोनों साथ में होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तब उसको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। चलो हम आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जैसे कि मैंने आपको भी बोला है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो हाइड्रोजन माइनस होगा, तब जाके उसको ऑक्सीडेशन जो है वो कहा जाता है। अभी आप मुझे बताइए, और इफ़ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि आपको क्या समझ में आया उसके बारे में, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। अगर हो सके तो स्टूडेंट प्लीज़ आप, वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ कभी, बट हो सके तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ फ्री इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स, जिससे उनको जो है वो कंटेंट जो है वो ईज़िली जो है वो समझ में आ सके। तो इफ़
इट्स पॉसिबल तो जस्ट लाइक और आप सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे आपको तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन ऑल्सो ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ क्लास 10 सीरीज़। ओके, सो बेसिकली हम कंटिन्यू करते हैं। रिडक्शन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है। कुछ नहीं, आपको अपनी बुक में लिखना है ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन दोनों सेम है, राइट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन वो जो है वो कम होता है और हाइड्रोजन जो है वो बढ़ता है, तो हाइड्रोजन प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही गेन हो जाएगा, पर अगर हाइड्रोजन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट बी इन द लूजिंग स्टेट। अभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन उसको पहुंचाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट इज़ ऑक्सीजन, राइट। बट अगर वही चीज़, अगर एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो पेस्ट किया है, दैट इज़ Fe प्लस CuSO4। Fe का मतलब होता है आयरन, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो दैट Fe का मतलब होता है आयरन, और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको दो प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट देखने को मिले तो वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर दो दो प्रोडक्ट देखने को मिले तो वो क्या है, AB और CD, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल एज दैट। तो Fe प्लस CuSO4, तो वो क्या बन जाएगा, Fe जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बन जाएगा आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट विच इज़ FeSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अगर अच्छी तरह से देखा है तो Fe जो है, आयरन जो है वो क्या हो रहा है, उसमें आपको वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस हो रहा है। वहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे 2e इज़ माइनस इन द फॉर्म, दैट इज़ यहाँ पे Fe जो आयरन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया आपको। और जो कॉपर था, जो Cu2 प्लस है, वो क्या बन गया, खाली कॉपर बन गया, क्लियर। तो ये खाली कॉपर बन गया, मतलब उसने अपने आप को रिड्यूस करवाया है, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया आपको, रिडक्शन हुआ है, कॉपर प्लस आयन से वो एटम में आया है, राइट, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ZnO प्लस C। ZnO का मतलब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, जब वो C का मतलब क्या होता है, कार्बन, ठीक है, ये आपको पता होगा, बेसिक है ये। तो जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, खाली जिंक बन जाता है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलकर क्या बन जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन जस्ट बिकॉज एक सिंगल था वो ऑक्सीडाइज होके CO बना है, पहले C एक अकेला था, बाद में जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल गया तो वो CO बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी के सामने आपने देखा है कि ZnO का मतलब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड, पहले उसके अंदर ऑक्सीजन था पर ये ऑक्सीजन निकल गया है, राइट, और वो खाली अभी जिंक बना है। आप देखो प्रोडक्ट में खाली जिंक है और रिएक्टेंट में क्या है, ZnO, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो ZnO है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये जो C है जो ऑक्सीडाइज होके CO बन गया है, तो पहले C क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था, क्लियर। तो वैसे आप जो है वो याद रख सकते हो। मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में मेरे जो अगला जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है वहाँ पे समझाया था। एंडो का मतलब कुछ नहीं होता है, वो जब एक्सो जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा होता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना और एंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जब कोई एनर्जी बाहर लिबरेट हो रही है, जब वो निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, हीट जब बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब जो हीट एनर्जी है जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तब उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कहा जाता है।
अभी हम बात करें यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ आप देखो मैंने वहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं और नीचे डायग्राम भी आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया है, आयरन ऑक्साइड के साथ, विच इज़ Fe2O3। अभी आप आराम से इसको अच्छी तरह से क्या एनालाइज करके आप मुझे बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ही करेगा। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब भी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जब दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं तो आयरन जो है वो अकेला रह जाता है और ये जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है वो दोनों साथ में आ जाते हैं। 2 एल्यूमिनियम मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है तो वो Al2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो वो यहाँ पे O3 हो गया। तो Fe2O3 और एल्यूमिनियम जब दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं तब वो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी आप यहाँ पे देखो कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है वहाँ पे कुछ अमाउंट में हीट जो है वो बाहर निकल जाती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। CH4 दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। CH4 का मतलब होता है मीथेन। आप अपनी बुक में कहीं पे ये फॉर्मूला जो है और उसके नीचे उसका केमिकल नाम जो है वो लिख सकते हो, जिससे बाद में या फिर अपने टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो जस्ट राइट इट डाउन। तो क्या है कि आपको बाद में रिवाइज करने में जो है वो थोड़ी आसानी जो है वो हो जाएगी। तो बेसिकली मीथेन है और CH4 और 2O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। अभी आपको है ना हमेशा माइंड में कैलकुलेट होना है कि कितने एटम्स है। जैसे कि कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 है, तो ये मीथेन हो गया हमारा। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के उसके 2 और ये 2, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 है और ऑक्सीजन के 4 है। किस साइड में, रिएक्टेंट के साइड में। समझ में आया। तो जब मीथेन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट में, वहाँ पे मीथेन गैस जो है वो बनती है। मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी उसमें से बाई प्रोडक्ट निकलता है और उसके साथ जो है वो हीट भी लिबरेट होती है। और ये जो हीट लिबरेट होती है इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अभी आप पूछोगे मैम ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो तो हम समझ गए, बट ये वैसे कौन सा रिएक्शन है, तो ये याद रखना ये जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख सकते हो साइड में अगर इफ़ यू वांट दैन। ये खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि A + BC इज इक्वल टू AC + B, सिंपल। ओके। सो नाउ अभी आप प्रोडक्ट में गिनोगे तो CO2, तो C कितना है 1, तो राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2, पर यहाँ पे तो 4 हैं। पर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उसके 2, ये 2 CO2 के 2 और ये 2, तो 4 हो गए, तो ये भी हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 2 ज़ा 4, तो ये भी हो गया। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, वो आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है। बाद में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा समझाऊं तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे आपको हमेशा एक एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है। और बोला जाता है कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो बस खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जितनी एनर्जी जो पहले थी वो आपको बाद में उतनी ही एनर्जी वहाँ पे देखने को मिलेगी। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों इक्वल होती है, कुछ प्लस माइनस होता नहीं है। बट एक चीज़ जो है वो अलग बनाती है, वो है कि एनर्जी क्या वो एब्जॉर्ब हो रही है कि लिबरेट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी से बर्फ़ बन जाएगा तो ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा, मैम ये तो पानी से बर्फ़ बन गया है तो ये तो हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है जिसकी वजह से बर्फ़ बन गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो पानी से बर्फ़ जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से ही आपका सराउंडिंग क्या हो जाता है, कूल हो जाता है।
तो जब हीट जो है जब वो एब्जॉर्ब होती है, देखो ये एरोज़ अंदर की साइड है, जस्ट बिकॉज ये एरोज़ अंदर की साइड है इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बट जैसे ही जो हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं समर सीज़न में कैंप फायर करूँगी तो मुझे ऑब्वियसली मेरा सराउंडिंग कैसा लगेगा, हॉटर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कैंप फायर कर रही हूँ तो उससे फायर जो है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, जिससे वो जो सराउंडिंग है उसको और ज़्यादा जो है वो गर्म बनाएगा। तो जब वो एनर्जी, आप ये डायग्राम याद रख सकते हो, जब बाहर की तरफ जा रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, अंदर की तरफ आ रहा है तो वो बेसिकली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो है। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट ऑब्वियसली चाहिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। ये देखो ये कौन सा एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, तो वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्लियर? और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या है, देखो यहाँ पे 6CO2 प्लस H2O, तो 6CO2 मतलब कार्बन के कितने हैं, 6। ओके, तो 6 कर दो यहाँ पे। अभी ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 6 2 12 और ये 1, 12 और 1 13। ठीक है, ओके। और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे भी 6 लगेगा ना, तो ये 6 हो गए ना। ओके, तो 6H2 क्या हो जाएगा, 6H2 का मतलब क्या होता है, 6 2 12, तो यहाँ पे क्या लगेगा, H12। O कितने हैं, O है 6, तो O 6 लगा दो, और बाकी के कितने हैं 6, O2 को जो वैसा था वैसा ही उसको रख दो। C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज, ये याद रखना। क्लियर? ग्लूकोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी आपको कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से ग्लूकोज एक प्रोडक्ट होता है, और ये ग्लूकोज मतलब शुगर, दैट इज़ C6H12O6। और ये उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, बेसिकली इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो कोरोजन का मतलब होता है, हमारे लैंग्वेजेस में हम बोले तो काट, जब काट लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो कोई चीज़ जब धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है, डिटोरिएट का मतलब क्या हो रही है कि वो बिगड़ रही है, राइट, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। कोई एक मेटल है जैसे कि आयरन है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे घर के जो रेलिंग्स होती है वो उसमें जंग लग जाती है, जंग लग जाना मतलब काट लग जाना मतलब कोरोजन, राइट। तो ये क्यों होता है, मॉइस्चर की वजह से, पानी की वजह से हो सकता है, हवा के वजह से, एयर की वजह से, या फिर जो हमारे एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई ऐसे केमिकल्स है जो उसको जंग लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मतलब होता है काट लग जाना, मतलब जंग लग जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रस्टिंग। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आयरन है 4Fe, दैट इज़ आयरन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन जो है, जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तब आयरन, मतलब कि आयरन में ही सबसे ज़्यादा जंग लगती है ना, तो ऑब्वियसली हम आयरन का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। जब आयरन में ऑक्सीजन के ये 3 2 6, तो 6 एटम्स ऑक्सीजन के अगर लगेंगे और प्लस उसमें मॉइस्चर होगा तो वो क्या बनाएगा, 2Fe2O3XH2O, दैट इज़ रस्ट। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आयरन में कोई एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स की वजह से जब कोई आपको वहाँ पे जंग लग जाती है तो उसी के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो कॉपर के वेसल्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर लग जाता है, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर लग जाता है मतलब कि जंग कॉपर में भी लग सकती है, आयरन में तो लगती है नो डाउट, आपने देखा होगा। कॉपर में भी आप कभी अपने घर के किचन में जाओगे, वहाँ पे पुराने बर्तन होंगे कॉपर के, तो देखना आपको वहाँ पे थोड़ा तो ग्रीन कलर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि उस यूटेंसिल में, उस बर्तन में जंग लग गई है। तो ये कॉपर में भी मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, CuCO3 CuOH ट्वाइस, इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉपर में काट लगे तो कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन होता है। बाद में आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने अपने मम्मी के एंकलेट्स देखे होंगे, या कोई चीज़ जो सिल्वर की बनी है, सिल्वर मतलब चांदी की बनी है, तो कभी आपने उसमें ब्लैक कलर का कुछ देखा होगा।
अगर नहीं देखा है तो जस्ट आज टाइम लेकर जस्ट आप अपने मम्मी को बोलें कि कोई सिल्वर के अगर उनके पास आइटम है जिसमें थोड़ा कुछ काला हो गया तो आप देख सकते हो। तो वो बेसिकली क्या है, वो कॉरोड हो गया, मतलब उसमें जंग लग गई है। सिल्वर में भी जंग लग सकती है, और उसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ये बेसिकली कोरोजन आपको मेटल्स में ही जो है वो देखने को मिलता है। तो जब सिल्वर और H2S का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। अगर आपको कोई पूछे कि ये कौन सा रिएक्शन है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, कोरोजन होता है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आपको जो देखने को मिल रहा है ये कॉपर पे जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। आप आराम से देख लेना इमेज को। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, आज के पार्ट का, और बाद में चैप्टर नंबर 1 विल बी ओवर, दैट इज़ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई फूड पैकेट्स हैं, अगर आपने कुछ फूड पैकेट्स आप बाहर की मार्केट से लेकर आए हो तो कभी कभी उस खाने में आपको कुछ एक अलग सा टेस्ट देखने को मिलता है, बीटर या कुछ कड़वा या कुछ अलग ही टेस्ट होता है, और उसमें जो स्मेल आती है वो कभी कभी बहुत ही गंदी स्मेल आ जाती है या थोड़ी माइल्ड स्मेल आती है। तो वो क्या होता है, तो जो फूड पैकेट्स होते हैं उसमें जो वो चिप्स या जो चीज़ होती है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर एक तो आपको ज़्यादा फैट्स देखने को मिलता है, ऊपर से घिसा पीटे ऑयल में उसको फ्राई करके आपको पैक करके जो है वो मार्केट प्लेस में जो है प्लेस किया जाता है। तो कभी कभी आपने ये फूड पैकेट्स ऐसे देखे होंगे। तो बेसिकली क्योंकि इतने बहुत लंबे टाइम के लिए उसको रखा होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ अ फूड पैकेट्स। फूड पैकेट्स में अगर आप देखोगे कि वो जो ऐसा नहीं बोलते, गुजराती में से बोलते हैं हवाई गियो, राइट। तो ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी। तो रेंसिड फूड जो है वो कभी कभी अगर आपने उसका कंजप्शन अगर कर लिया है तो फूड पॉइजनिंग या फिर आपको स्टमक इन्फेक्शंस जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है हो सके तो हेल्दी फूड खाए, जंक फूड ना खाएं। और जंक फूड अगर खा रहे हो तो कुछ उसमें भी इट इज़ मेड विद अ प्रॉपर हाइजीनिक पैटर्न, नॉट स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग टाइम पीरियड, जिससे अगर आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये बेसिकली किस प्रोसेस से होता है, तो यहाँ पे भी रेंसिडिटी, जैसे मेटल में जंग लग जाता है वैसे ये फूड पैकेट्स जो होते हैं वहाँ पे भी आपको ये जंग जैसा कुछ सिमिलर कुछ देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। अभी आप बोलोगे कि मैम रेंसिडिटी को कैसे अवॉइड करें। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे प्रिवेंशन मेजर्स लगे हैं। ऐसा नहीं बोलते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हियर आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, बेसिकली प्रिवेंशंस which you can do to avoid rancidity। तो फर्स्ट इज़ एयरटाइट कंटेनर्स। हो सके तो आपके पास अगर कोई वेफर्स या कुछ ऐसा है तो आप उसको एयरटाइट कंटेनर में उसको पकड़ के से टाइट बांध दो, जिसकी वजह से वो बिगड़े नहीं, राइट। बाद में पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, ये तो आप सभी को पता होगा फूड पैकेट्स में कौन सा जो गैस है वो उसको पंप किया जाता है, तो इट इज़ नाइट्रोजन, राइट। उसको पैकेज ही नाइट्रोजन से किया जा सकता है, जिससे वो पैकेज की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। बाद में रेफ्रिजरेशन करके हम उसको बचा सकते हैं, या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव्स भी डाल के हम उसको बचा सकते हैं। बेस्ट प्रिजर्वेटिव इज़ अ विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरकी। अभी आपने देखा होगा आचार में जो है वो विनेगर जो है वो डाला जाता है। घर के आचार में नहीं, मैं आपको यहाँ पे बाहर के आचार के बारे में बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि विनेगर को ऐड किया जाता है, जिससे जो आचार है वो बिगड़ेगा नहीं। हम वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम आचार को 1 साल के लिए पूरा बना ही लेते हैं, हम घर पे ही बनाते हैं, पर कभी कभी हमें बाहर के आचार को भी खाने की जो है वो क्रेविंग्स होती है, तो फिर उसको लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए वो लोग क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। तो ये विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है, जिससे क्या होती है, रेंसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड शो।
सो बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरी टेलीग्राम ग्रुप है कौटिल्यम एकेडमी, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। और इसके नोट्स आप बनाएं और नोट्स बना के हो सके तो जितने हो सके केमिकल रिएक्शंस जो है वो आप प्रैक्टिस करें बैलेंस करने का। तो क्या है कि आपको बोर्ड में 1 से लेकर 4 मार्क में बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस और इसके डेफिनेशंस ही पूछेंगे, तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। और बाकी जो है वो आप स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, जल्दी जो है वो आपको सीरीज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। बाय बाय।